Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Hope that you all are fine and may Allah protect us all from this pandemic COVID-19. So stay home and stay hydrated and stay safe. Today, the topic we will discuss is soft hard asset based concept. Last time we have discussed about concept of acid and base. So we have discussed the three concept of acid and base, which was named Arrhenius concept, Lorentz concept, and Lewis concept. And every concept has its advantage and its limitations. So we talk about that concepts very explain. So next जो हमारे पास जो इसका हमारे पास टॉपिक है वो सॉफ्ट हार्ड एसिड और बेस कॉन्सेप्ट है। ये भी एसिड और बेस के बारे में है और हम यूँ कह सकते हैं कि वो जो लिमिटेशंस थी जो कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ी, जो लास्ट टाइम हमारे पास लिवर्स कॉन्सेप्ट था, तो उनकी जो लिमिटेशन है ना, उनकी लिमिटेशन को सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट ने एक्सप्लेन किया है। तो जो काम जो चीज़ों को लिवर्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको ये पेयरसन नामी जो हमारे पास केमिस्ट है उसने एक्सप्लेन किया। अब ये हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है ये है क्या, इसको सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहते हैं या शहाब कॉन्सेप्ट के नाम से इसको कलेक्टिवली हम जानते हैं। और पेयरसन ने 1963 में ये कॉन्सेप्ट दिया और इस कॉन्सेप्ट की जो टोटली बेस है वो पोलराइजेबिलिटी कॉन्सेप्ट है। जिस तरह हमने लिवर्स कॉन्सेप्ट को देखा तो मैंने उस टाइम ये कहा था कि जो लिवर्स कॉन्सेप्ट है ना वो हमें सिर्फ और सिर्फ लिवर्स से पिछले जो कॉन्सेप्ट थे वो बताता था कि प्रोटॉन डोनेट करने वाला एसिड है, एक्सेप्ट करने वाला बेस है, लेकिन लिवर्स कुछ डिफरेंट लेके आया था। इफ़ यू रिकॉल योर मेमोरी, तो वो लिवर्स कॉन्सेप्ट ही कहता था कि जी हम प्रोटॉन और ये हाइड्रोक्साइड आयन से थोड़ा सा बाहर निकलें और हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है वो बेस है और जो एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास एसिड है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये उन तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे डिफरेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट का जो मेन कंसर्न है वो हमारे पास जो है वो पोलराइजेबिलिटी फैक्टर, पोलराइजेबिलिटी कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पोलराइजेबिलिटी कॉन्सेप्ट को जो है वो ना समझें, इसको ना एक्सप्लेन करें और ये इसका हमें ना पता हो, तो हम ये पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस का, हम इसको समझ नहीं सकते। तो इस वजह से फर्स्ट जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पोलराइजेबिलिटी का पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये होती क्या है। तो इन सिंपल वर्ड्स जो पोलराइजेबिलिटी है इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि जो हमारे पास पोलराइजेबिलिटी है किसी भी एटम्स के या आयंस के बिगड़ने की जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी है बिगड़ने की, उसे हम कहते हैं कि ये पोलराइजेबिलिटी है। अब मैं पोलराइजेबिलिटी को यहाँ पे ये लिख देता हूँ, दिस इज द डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ एटम आर आयंस। तो कोई भी एटम जितना बिगड़ सकता है उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये हमें जो है इसकी मैं एग्जांपल भी आपको दे देता हूं। हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है, सपोज हमारे पास ये क्लोराइड नेगेटिव आयंस है, ये Na पॉजिटिव आयन। सो क्लोराइड नेगेटिव आयंस के अगर हम इसके बनाएं शेल, तो ये नॉर्मली इसके 3 शेल हमारे पास बनेंगे। सो जितना साइज बड़ा होगा उतनी किसी भी एटम्स की जो पोलराइजेबिलिटी है वो ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप है वो वीक हो जाएगी और जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सोडियम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और सोडियम के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। सो इट मींस दैट कि सोडियम जो है वो बिगाड़ रहा है,
सोडियम हमारे पास बिगाड़ रहा है किसको? क्लोरीन को। क्यों बिगाड़ रहा है? सोडियम जो बिगाड़ता है उसे हम कहते हैं पोलराइजेशन पावर, और जो बिगड़ रहा है उसे हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। अब किसी भी एटम की पोलराइजेबिलिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? उसके एटॉमिक साइज पे। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एटम का एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही हमारे पास जो है वो ज़्यादा होगी। तो पोलराइजेबिलिटी अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज। इसका मतलब है कि किसी भी एटम की पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा, जितना किसी भी एटम का साइज ज़्यादा होगा उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो इट मीन्स दैट कि पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली रिलेट है किससे? एटॉमिक साइज से। सो आई होप दैट कि आपको पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि पोलराइजेबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। सो अब हम चलते हैं, क्योंकि ये जो सारी जो हमने एक बिल्डिंग जो है वो क्रिएट करनी है सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी इसकी जो हमारे पास डेली लाइफ में एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो पोलराइजेबिलिटी को समझना ज़रूरी है। तो ये पोलराइजेबिलिटी का मैंने आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो करवाया। उसके बाद हम आते हैं इनकी डेफिनेशंस की तरफ कि हार्ड बेस क्या होती है, हार्ड एसिड क्या होता है, सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट एसिड क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन क्या है। सो डेफिनेशन जो है वैसे तो आप इसको वो लाइनों की ज़रूरत में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पॉइंट्स निकाल लिए ताकि आपको जो है वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। सो जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारे पास है डोनर एटम ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी। देखिए बेस जनरली ये थोड़ा सा जो इसने आइडिया लिया है डोनर का, और अगर आप देखें तो यहाँ पे एसिड को मैंने क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्टर। तो ये जो आइडिया ने इसने लीवस के कॉन्सेप्ट से लिया है, जो कि हम पहले उसको बात कर चुके हैं। सो लीवस भी ये कहता था कि जो डोनर होता है वो बेस होती है, तो इसने भी कहा कि जी डोनर एटम। तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा जो आइडिया है ये लीवस से उसने मुस्तार लिया है। सो डोनर एटम ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी। हार्ड बेस क्या है जी? जिसकी पोलराइजेबिलिटी लो हो, वो एटम जो डोनेट कर रहा है उसकी पोलराइजेबिलिटी लो हो। पोलराइजेबिलिटी लो होने का मतलब ये है कि उसका एटॉमिक साइज कम हो। एटॉमिक साइज कम होने का मतलब ये है कि उसकी अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो जिसकी अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी फिर वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, और जिससे अपने ही इलेक्ट्रॉन नहीं संभाले जा रहे तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अडॉप्ट नहीं कर सकता। सो फर्स्ट थिंग जो कि ज़रूरी है हार्ड बेस के लिए कि डोनर एटम ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी, कि हमारे पास जो डोनर एटम है उसकी पोलराइजेबिलिटी लो हो। सेकेंड वन है जी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता होनी चाहिए, हमने जो है वो छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द एबिलिटी ऑफ एटम आयंस और मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नॉर्मली हमें पता है कि किन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। हमारे पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और रेयरली क्लोरीन है, विच हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन एनी अदर एलिमेंट्स। तो एक तो पोलराइजेबिलिटी लो होनी चाहिए, मीन्स के स्मॉल साइज होना चाहिए। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा नॉट इजीली ऑक्सीडाइज या एसोसिएटेड विद द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ हाई एनर्जी, कि जब वो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज ना हो। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट में ना जा सके। सो इसके लिए हम जो है एक थोड़ी सी इसकी एग्जांपल जो है उसको देखते हैं, और वो हमारे पास एग्जांपल क्या है? फ्लोरीन। जैसे कि आपको पता है कि जो फ्लोरीन है उसके 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 9 इलेक्ट्रॉन्स कैसे काम करते हैं जी? 1s2 2s2 2p5। अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो उसके ऊपर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स के आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6। इसके बाद जो हमारे पास शेल आता है वो 3s आता है। इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरीन है ये अपना पहला शेल भी कंप्लीट कर लेती है
फ्लोरीन अपना दूसरा शेल भी टोटली कंप्लीट कर लेती है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, लेकिन जो तीसरा शेल है मींस के 3s 2s 2p और 3s के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो 2p6 में इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता किसमें 3s में। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा एटम हो जिसमें जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में ऑक्सीडाइज ना हो, या अगर वो जाना भी चाहता है तो हाई एनर्जी इतनी ज़्यादा हो कि वो वहाँ पे ना पहुँच सके। तो ये तीसरी हमारे पास जो कंडीशन थी कि हमारे पास जो नॉट इजीली ऑक्सीडाइज एंड एसोसिएटेड विद एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ हाई एनर्जी, एंड फोर्थ वन है हिंज इनएक्सेसिबल होल्ड टाइटली फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि न्यूक्लियस की उस एलिमेंट्स की अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी तो वो आप उसको हार्ड बेस कह सकते हैं। और लास्ट में मैंने कुछ बेस जो है वो लिखी हैं, वैसे बहुत सारी हैं इसकी बेस, तो ये उनमें से जो है फ्यू ऑफ देम हमारे पास है जी। फ्लोराइड F नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है हार्ड बेसिस है। और ये जो ऊपर मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं ये चारों बेसें जो है उन पॉइंट्स को जो है वो फॉलो करती हैं। जैसे कि एक ही मैंने एग्जांपल दे दी है क्लोरीन का, आप इसी तरह बना के उसको चेक कर सकते हैं कि क्लोरीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी कुछ ज़्यादा है और उसकी पोलराइजेबिलिटी भी कम है। सो ये सारे फैक्टर जो है चीज़ें जो है उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं। सो ये हमारे पास था हार्ड बेस के बारे में। नेक्स्ट जो है वो हम सॉफ्ट बेस की बात करते हैं। सो आप यूँ कह लें कि दिस इज एट 180 डिग्री एंगल पे जो है वो आपके पास क्या होगा सॉफ्ट बेसिस होगी। सो ये भी सॉफ्ट बेसिस क्या होंगे हमारे पास, ये भी डोनर एटम होंगे और इसमें भी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी हाई होगी। यहाँ पे हमारे पास पोलराइजेबिलिटी क्या होती थी लो है, हार्ड बेस में पोलराइजेबिलिटी लो, पे पोलराइजेबिलिटी हमारे पास हाई होगी। हाई पोलराइजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ग्रेटर एटॉमिक साइज, ग्रेटर एटॉमिक साइज। तो इसका जो एटॉमिक साइज होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो एटॉमिक साइज इसका ज़्यादा होगा। तो मैं जैसा बता चुका हूँ कि पोलराइजेबिलिटी जो है वो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। सो लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी यहाँ पे हमारे पास क्या थी हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, तो बिल्कुल उसके उल्टा आ जाएगा। सॉफ्ट बेस जो है वो हमारे पास लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है। एंड थर्ड जो है यहाँ पे था नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इजीली ऑक्सीडाइज ऑफ ऑर्बिटल हैविंग लो एनर्जी, कि वो हायर ऑर्बिट में आसानी से जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, उसके पास जो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिटल का और उससे अगले ऑर्बिटल का जो आपस में फासला है वो कम है, जिसकी वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है, आसानी से हायर ऑर्बिट में जा सकता है। और दूसरा फोर्थ वन है जी पॉजिटिव पोजीशन ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली शिफ्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज। तो जिस तरह ये हमारे पास H नेगेटिव है, सो आपको पता है हाइड्रोजन 1s1 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम हाइड्रोजन में से यूजुअली ये होता है कि हाइड्रोजन में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें जीरो रह जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। सो ये कॉमन है, हमने देखा है कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर 1s2 कर दें, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। ये रेयर केस होता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो वो यहाँ पे बात कर रहा है कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, कि ऐसे एटम जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के आप उसको पॉजिटिव बना सकते हो वो हमारे पास क्या होंगी सॉफ्ट, ये वाला पॉइंट्स है हमारे पास क्या होंगे सॉफ्ट बेसिस होंगे। तो हाइड्रोजन से आप इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। सो इसके हमारे पास एग्जांपल है जी H नेगेटिव है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे पास है जी मिथाइल, या R से मुराद होता है कि कोई भी आपके पास ये वाला ग्रुप जो होता है अल्काइल ग्रुप होता है। तो और नेक्स्ट है वो हमारे पास आयोडीन है, आयोडाइड। ये था हमारे पास सॉफ्ट बेसिस और सॉफ्ट एसिड्स। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है हार्ड एसिड और हार्ड बेस। तो हार्ड एसिड हमारे पास क्या होते हैं जी, देखिए यहाँ पे उसने लफ्ज़ यूज़ किया है हार्ड एसिड के लिए एक्सेप्टर एटम, कि जो एसिड होता है वो क्या करता है वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और इसका साइज़ क्या होना चाहिए स्मॉल साइज़,
कि जो एक्सेप्ट करे उसका साइज क्या हो, स्मॉल हो। हाई पॉजिटिव चार्ज दैट हैज़ नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो, हाई हो। जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना ही वो वीक या हम उसे कहते हैं सॉफ्ट एसिड होगा। जैसे कि हमारे पास ये मैंने एग्जांपल लिखी है, हमारे पास लिथियम है। लिथियम में नॉर्मली हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि 1s2 और 2s1, इसका मतलब s में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यूजुअली क्या होता है कि लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो ये 2s क्या हो जाएगा, 0, तो लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब देखें s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो लिथियम ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला है वो 2s से निकाला है, और 1s और 2s के आपस में जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से s का इलेक्ट्रॉन 2s में नहीं जा सकता, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप कैल्शियम एल्यूमिनियम का ड्रॉ करें तो एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p1। अब देखें लिथियम अगर अपने तीनों इलेक्ट्रॉन ये वाले लूज कर दे तो ये क्या बन जाएगा, Al+3 1s2 2s2 2p6 3s0 और 3p0। अब इलेक्ट्रॉन किस में है, p में, और s क्या है, एम्प्टी है। अब इलेक्ट्रॉन p से 3s में आसानी से नहीं जा सकते, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हाई पॉजिटिव चार्ज हो। देखिए एल्यूमिनियम के ऊपर +3 पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा हम उसे कहेंगे कि उतना ही हार्ड जो है वो एसिड होगा। ये नॉर्मली अगर आप ये देख रहे हैं, इसको सिंपली इसको देखते हैं कि हार्ड एसिड वो होता है जिसके आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, 1 है 2 है 3 है, वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो आप उसको हार्ड एसिड कह सकते हैं। जैसा कि लिथियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था तो उसने 1 लूज किया तो आपने उसको हार्ड एसिड कह दिया। कैल्शियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 2 लूज कर दिए तो हमने उसको हार्ड एसिड कह दिया। एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 3 लूज किए तो हमने उसे हार्ड एसिड कह दिया। सो नॉर्मली ये होता है कि हार्ड एसिड वो होता है जो कि अपने आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको वो लूज कर देगा, तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या होगा, हार्ड एसिड होगा। सो यहाँ पे और लूज करना भी ये नहीं है कि किसी के आखिरी शेल में 7 है तो वो 7 लूज कर देगा। आपको पता है कि जो नॉर्मली 4 तक वो इलेक्ट्रॉन या 3 तक लूज कर सकते हैं, उसके बाद फिर वो कोवलेंट बॉन्ड या म्यूचुअल शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये हमारे पास था जी हार्ड एसिड। उसके बाद है जी सॉफ्ट एसिड का कॉन्सेप्ट। सॉफ्ट एसिड में बिल्कुल जो हार्ड एसिड की डेफिनेशन है ना, उसको अगर आप उल्टा दें, उसके उल्ट चलें, तो जो पॉइंट्स मैंने ऊपर लिखे हैं उसी पॉइंट्स के अपोजिट आप नीचे पॉइंट्स लिखें तो आपको सॉफ्ट एसिड की डेफिनेशन मिल जाएगी, जो कि है जी एक्सेप्टर एटम ऑफ लार्ज साइज। कि सॉफ्ट एसिड में क्या होता है, जो हमारे पास एक्सेप्टर एटम होता है उसका साइज जो होता है वो लार्ज होता है। दूसरा, जीरो और लो पॉजिटिव चार्ज, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता या पॉजिटिव चार्ज जो है उसके ऊपर कम होता है, ठीक है। और दूसरा, सेवरल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट कैन इजीली ऑक्सीडाइज, कि उसके आखिरी शेल में मतलब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में नेक्स्ट ऑर्बिटल में आसानी से जा सकते हैं, जिसमें कॉपर है, सिल्वर है, टाइटेनियम है और ये हमारे पास बोरो ट्राईहाइड्राइड है। सो ये हमारे पास क्या है, और भी बहुत सारे हैं, आपको जो है बुक पे टेबल मिल जाएगा इसका, गुलाम रसूल चौधरी की बुक पे आपको इसका जो है वो टेबल मिल जाएगा। तो वो बहुत सारे जो है एसिड्स हैं वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। सो नॉर्मली ज़्यादातर हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उसे हम कह सकते हैं कि वो सॉफ्ट एसिड होते हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो मल्टीपल आप यूँ कह लें कि वे होता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है उसको कैरी करने का। तो ये हमारे पास जो है सॉफ्ट एसिड का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की। तो हमें जो है सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का और हार्ड एसिड और हार्ड बेस का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाना चाहिए, फिर ही हम जो है वो इनकी एप्लीकेशंस और इनके प्रिंसिपल्स की तरफ जाते हैं। तो उससे पहले ये मैंने कुछ जो है वो
बॉर्डर लाइन केस लिखे हैं, बॉर्डर लाइन एसिड्स हैं और बॉर्डर लाइन बेस है कि कुछ एसिड्स ऐसे ही होती हैं कि जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे आती हैं, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर और जिंक है। मीन्स के ना ये सॉफ्ट जो है वो एसिड्स की कैटेगरी में आती हैं, ना ये हार्ड एसिड की कैटेगरी में आते हैं, और कुछ जो है वो हमारे पास ऐसे हैं जो कि सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में ना आते हैं और ना हार्ड बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बॉर्डर लाइन केस होते हैं। हाँ जी, ऊपर चलते हैं। तो ये पियर्सन प्रिंसिपल्स क्या है? तो पियर्सन जैसे कि नाम आपको याद हो, तो जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने बताया था कि इसको पियर्सन प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। अब पियर्सन ने काम क्या किया था, पियर्सन प्रिंसिपल्स है क्या एक्चुअली? तो पियर्सन प्रिंसिपल्स मैंने जैसे आपको बताया कि पियर्सन प्रिंसिपल ने जो लिविस का कॉन्सेप्ट है उसकी जो लिमिटेशन है ना उसको एक्सप्लेन किया था, कि जो लिविस एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसको पियर्सन ने एक्सप्लेन किया। अब वो एक्सप्लेनेशन क्या थी? देखिए, हमने जब लिमिटेशन की थी तो हमने ये कहा था कि लिविस का कॉन्सेप्ट जो स्टेबिलिटी है ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो कि ट्रांजिशन मेटल बनाते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो पियर्सन ने जो है इसको एक्सप्लेन किया और हमें कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरह से जो कॉम्प्लेक्स हैं वो स्टेबल है। और दूसरा उसने बताया कि जी हम लिविस का कॉन्सेप्ट हमें ये नहीं बता पाया कि जी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो इसने हमें बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड हार्ड क्या होते हैं। पहला जी प्रेडिक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, के इसने हमें बताया कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना उनको कैसे उनकी स्टेबिलिटी को कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है। ठीक है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बना है ये स्टेबल है और ये वाला कॉम्प्लेक्स जो बना है ये अनस्टेबल है, इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट। उसके बाद जो है ये जो प्रेडिक्टिंग कैसे की उसने, तो उसके लिए उसने ये वाले जो दो कॉन्सेप्ट है ना इसको अप्लाई किया। वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट अगर मैं उसको इन शॉर्ट फॉर्म कहूँ तो वो ये होगा कि हार्ड कॉम्बिनेशन एंड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन। कि अगर आपको कहे कि जी आपसे कोई कहे कि कौन सा आयन जो है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, तो आप कहेंगे कि अगर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस आपस में कंबाइन होंगे तो वो स्टेबल होगा, और अगर हार्ड एसिड और हार्ड बेस आपस में कंबाइन होंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, आपस में जुड़ेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। ठीक है, सो स्टेबिलिटी के लिए हार्ड और सॉफ्ट कॉम्बिनेशन ये ज़रूरी है। तो वो ये वाली बात हम जो है वो यहाँ पे करते हैं जी, एप्लीकेशन ऑफ शार्प कॉन्सेप्ट, कि हम जो सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट है उसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी जो एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जैसा कि पियर्सन ने पहले बात की थी ना कि उसने कहा था कि जी मैं बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स कैसे स्टेबल होते हैं, तो उसने यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है ना उसकी स्टेबिलिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि हाउ जो है एटम्स जो कॉम्प्लेक्स है फॉर्म गेन स्टेबिलिटी। जैसा मैंने लिखा है कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस होंगे तो ये स्टेबल है, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस होंगे तो ये स्टेबल है। तो ये तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हार्ड कॉम्बिनेशन स्टेबल है और सॉफ्ट कॉम्बिनेशन स्टेबल है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हार्ड एसिड कौन सा है, हार्ड बेस कौन सी है, सॉफ्ट एसिड कौन सा है और सॉफ्ट बेस कौन सी है? वो हमें कुछ एसिड याद रखने पड़ेंगे, कुछ के हम जो है उसके कॉन्सेप्ट जो कि जो है उनको कॉन्सेप्ट को देख के हम उसको याद कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा है, ये हमारे पास सिल्वर आयोडाइड है AgI2। सो ये सिल्वर आयोडाइड हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है सिल्वर आयोडाइड होगा AgI, सिल्वर +1 चार्ज है। तो ये वाला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये उसने कहा कि जी स्टेबल है। सिल्वर आयोडाइड जो है वो हमारे पास क्यों स्टेबल है इसको हमने देखना है। स्टेबल इस वजह से है कि ये जो रीज़न इसकी क्या है, Ag+ हमारे पास क्या है, सॉफ्ट एसिड। ये पॉजिटिव, ये याद रखें, पॉजिटिव से हमारे पास हमेशा जो है एसिड है और नेगेटिव हमारे पास हमेशा जो बेस है। सॉफ्ट हार्ड जो है वो बाद में आएंगे ना उसके। आयोडाइड जो है I-, ये हमारे पास क्या होगा, सॉफ्ट बेस होगी। ठीक है जी, अब देखें सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस ये जब आपस में मिलेंगे तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, स्टेबल कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक हो गया जी, ये एक हमारे पास एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल ये है जी हलाइड, से वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं एसिड हलाइड। ठीक है जी, सो इसे हम नाम देंगे CH3 डबल बॉन्ड O को असाइल फ्लोराइड।
और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, असाइल आयोडाइड। सो उसने कहा है कि दी असाइल फ्लोराइड इज मोर स्टेबल देन असाइल आयोडाइड। इसके अपने रीजन बताने कि क्यों फ्लोराइड असाइल फ्लोराइड स्टेबल है और असाइल आयोडाइड जो है वो अनस्टेबल है। तो उसने उसके रीजन, ये मैंने इसकी रीजन लिखी है जी, क्या रीजन होगी। तो इसमें दो हिस्से हैं, इसके दो हिस्से हैं हमारे पास। ये असाइल पार्ट है इसका और ये हमारे पास फ्लोराइड है। ये जो असाइल पार्ट होता है ना, ये पॉजिटिव पार्ट होगा इसका। अब जो पॉजिटिव पार्ट होता है ना, वो आपको पता है एसिड होता है। इसका मतलब है कि फ्लोरीन जो है इसका कौन सा पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। अब जो असाइल है आइन, ये हार्ड एसिड है और F नेगेटिव फ्लोराइड आइन क्या है, ये हार्ड बेस है। तब देखें हार्ड एसिड और हार्ड बेस, ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा ना, ये इसको स्टेबल कर देगा। लेकिन अगर हम असाइल आयोडाइड की बात करें तो इसमें असाइल फ्लोराइड ये हार्ड एसिड है, लेकिन ये जो आयोडीन है ये हम कहते हैं कि जी आयोडाइड जो होता है ये हमारे पास सॉफ्ट बेस है। तो ये तो हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन है, तो हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होगा, अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी है जी सॉलिबिलिटी, कि ये जो हम शहाब कॉन्सेप्ट है इसको सॉलिबिलिटी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से कोई भी एटम जो है वो सॉलिबल है, जैसे कि सॉलिबिलिटी से रिलेटेड हमारे पास एक जनरल स्लोगन है जी कि लाइक डिजॉल्व लाइक। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व इन द पोलर सोल्यूट, ionic solvent solute dissolve in the polar solvent and non-polar dissolve in non-polar solvent। so ये तो हमें इसका पता है कि जी कि like dissolve like है। यहाँ पे भी उसने वही कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई किया है कि सॉफ्ट सोल्यूट डिजॉल्व इन सॉफ्ट सॉल्वेंट। तो सॉफ्ट जो सोल्यूट है वो हमारे पास किस में डिजॉल्व होगा, सॉफ्ट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। और वो कहता है कि हम सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हार्ड ऑक्सीजन एटम इन हाइड्रोकार्बन कैन बी इंक्रीज बाय रिप्लेसिंग द ऑक्सीजन विद सल्फर। कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड ये है CH3O नेगेटिव और एक है CH3S नेगेटिव, तो इसको हमने देखना है CH3O नेगेटिव और CH3SH या S नेगेटिव आप कर लें। तो ये वाला जो इसका कॉन्सेप्ट है ये हार्ड कॉन्सेप्ट है, हार्ड आप यूँ कहने बेस है। तो इसको अगर आप हार्ड बेस को अगर आप सॉफ्ट सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो ये उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो SH आ जाएगा जब, तो SH हमारे पास क्या बन जाएगा जी, सॉफ्ट बेस बन जाएगा। और सॉफ्ट बेस के आने से आप इसको अगर सॉफ्ट सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो ये उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सॉलिबिलिटी के लिए भी वही फिनोमिना हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशन, सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन जो कि स्टेबिलिटी के लिए कॉम्बिनेशन था। तो अगर कोई मतलब हमारे पास ये वाला O नेगेटिव ये सॉफ्ट सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं हो रहा, तो अगर हम सिर्फ इसकी ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें किससे, S से, तो ये उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। हालांकि ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूनियम और पोलोनियम, दे बिलोंग टू सेम ग्रुप। लेकिन ये है कि दोनों के जो है वो नेचर जो है वो डिफरेंट है। ऑक्सीजन जो है वो उसको हार्ड बेस बना देता है और जो सल्फर है वो उसको सॉफ्ट बेस बना देता है। और क्यों सॉफ्ट बेस बना देता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हार्ड बेस हो गई, और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगी उसकी, उसको सॉफ्ट बेस बना देगी। सो ये हमारे पास जो है इसका इसकी सॉलिबिलिटी है। तीसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है प्रेडिक्शन ऑफ
जी, तीसरी जो इसकी एप्लीकेशन है वो हमारे पास है प्रेडिक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जी, तो हम शहाब कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या ये रिएक्शन उसकी स्पीड स्लो होगी, इस रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी। तो हम रिएक्शन की स्पीड जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि आया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो जल्दी बन जाएगी या उसको टाइम लगेगा। सो उसके लिए भी जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने सॉल्युबिलिटी में देखा, वही कॉन्सेप्ट है जो हमने उसकी स्टेबिलिटी में देखा। तो इसमें हम देखते हैं कि सपोज एक हमारे पास जनरल सा रिएक्शन है, ये हमारे पास एक जनरल जो है वो रिएक्टेंट है ए और बी, और ये भी हमारे पास एक्स नेगेटिव कोई जनरल सा रिएक्शन है। सो अब अगर x जो है नेगेटिव अटैक करे किसके ऊपर, a के ऊपर, तो यहाँ से b जो है वो निकल जाएगा, तो ये क्या बना देगा जी, a x बना देगा प्लस b नेगेटिव बना देगा। अब देखिए अटैक किसने किया है, x ने किया है, और किस पे किया है, a के ऊपर किया है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो x है ये हमारे पास क्या है था, हार्ड, आप यूँ कह लें कि हार्ड बेस थी, और ये जो हमारे पास A है ये हमारे पास क्या था, हार्ड एसिड था। तो आपके पास जो रिएक्शन है ना उसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट हो, रिएक्शन तेजी के साथ मूव करेगा। और अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे पास जो x नेगेटिव था इसकी जो स्पीड थी वो हमारे पास ये सॉफ्ट था, सॉफ्ट बेस थी, और आगे जिसके ऊपर अटैक करना था वो हार्ड सेंटर था, हार्ड एसिड था, तो रिएक्शन की स्पीड फास्ट नहीं होगी। तो इसके लिए हम ये दो रिएक्शन जो है वो देखते हैं, जैसे कि सपोज आपके पास ये H पॉजिटिव है प्लस CH3OH है। अब जब रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगा, ये H और ये OH मिलकर क्या बना देंगे जी, H2O और CH3 पॉजिटिव अलग हो जाएगा। अब देखें कि अटैक किसके ऊपर हुआ है, H का अटैक किसके साथ इसने रिएक्ट किया है, OH के साथ। अब ये जो H है ये क्या है, हार्ड एसिड है, और ये OH क्या है जी, ये हार्ड बेस है। सो हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशन है तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। और अगर मैं यही रिएक्शन जो है इसके लिए लिखूं H पॉजिटिव CH3SH, अब इसमें भी क्या होगा कि S का अटैक किसके साथ होगा, SH के साथ, और क्या बनेगा H2S प्लस CH3 पॉजिटिव। अब देखें H पॉजिटिव तो था हमारे पास हार्ड एसिड, और SH हमारे पास क्या था, सॉफ्ट बेस। अब क्या ये दोनों सेम कॉम्बिनेशन है, अब ये हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हार्ड हार्ड अगर कॉम्बिनेशन हो, दोनों हार्ड रिएक्टेंट्स हों, उनका आपस में रिएक्शन हो, तो वो रिएक्शन की स्पीड जो है वो फास्ट होगी, जैसा कि H पॉजिटिव और OH में था। और अगर H पॉजिटिव हार्ड एसिड है और SH सॉफ्ट बेस है तो उनका आपस में जो रिएक्शन होगा वो स्लो रिएक्शन होगा। तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था। इसकी जो हमारे पास बाकी एप्लीकेशंस हैं वो हम इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसको जो है वो हम एक दफ़ा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। तो हम इसको जो है वो 2 मिनट में इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो है वो सॉफ्ट हार्ड एसिड कॉन्सेप्ट के बारे में बताया और मैंने ये कहा था कि ये पेयरसन प्रिंसिपल है और उसमें मैंने ये कहा कि इसके ऊपर जो इसका मेन थीम है वो ये है कि इस
पे पोलराइजेबिलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। पोलराइजेबिलिटी कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ के बिगड़ने की सलाहियत। फिर हमने उनकी डेफिनेशंस की, सॉफ्ट या हार्ड बेस की और हार्ड एसिड की। हार्ड बेस हमने कहा कि जी लो पोलराइजेबिलिटी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नॉट इजीली ऑक्सीडाइज। और सॉफ्ट बेस की हमने डेफिनेशन की, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डोनर एटम हाई पोलराइजेबिलिटी है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। हार्ड एसिड की हमने डेफिनेशन की, सॉफ्ट एसिड की हमने डेफिनेशन की। और पियर्सन प्रिंसिपल मैंने बताया कि यहाँ पे जो हार्ड कॉम्बिनेशन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन जो है वो स्टेबल नहीं होगा। तो उसको हमने देखा यहाँ पे एप्लीकेशन में भी कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है, इस पर मैंने एग्जांपल दी, सिल्वर आयोडाइड है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सिल्वर भी सॉफ्ट एसिड है और आयोडाइड भी सॉफ्ट बेस है, तो ये इस वजह से स्टेबल है। असाइल फ्लोराइड जो है वो यहाँ पे स्टेबल है लेकिन असाइल आयोडाइड स्टेबल नहीं है। असाइल फ्लोराइड इस वजह से स्टेबल है कि वो असाइल आयन जो है वो हार्ड एसिड है और फ्लोराइड हार्ड बेस है, लेकिन ये दूसरी जो है हमारे पास असाइल है वो हार्ड एसिड है लेकिन आयोडाइड सॉफ्ट बेस है। तो हार्ड सॉफ्ट बेस जो कॉम्बिनेशन है वो स्टेबल नहीं है। सॉल्युबिलिटी हमने देखा, लाइक डिजॉल्व लाइक वाला फिनोमिना अप्लाई होगा, हार्ड डिजॉल्व इन हार्ड एंड सॉफ्ट डिजॉल्व इन सॉफ्ट होगा। एंड थर्ड वन जो लास्ट हमारे पास था वो था प्रेडिक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि यहाँ पे हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि रिएक्शन हमारा स्लो होगा या फास्ट होगा। तो वो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमारे पास अटैकर जो है वो भी हार्ड है और जिसके ऊपर अटैक होना है वो भी हार्ड सेंटर है तो रिएक्शन फास्ट होगा, और अगर अटैकर सॉफ्ट है और जिसके ऊपर अटैक होना है वो हार्ड है तो रिएक्शन की स्पीड स्लो होगी। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल दी हैं, H पॉजिटिव और OH की। इसने वाटर बनाया, H पॉजिटिव हार्ड एसिड है, OH हार्ड बेस है, पानी बनेगा, फास्ट रिएक्शन है। H पॉजिटिव हार्ड एसिड है, SH सॉफ्ट बेस है, ये हमारे पास गैस बनेगी H2S, ये स्लो हमारे पास सॉफ्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारे पास सारा जो है वो आज के टॉपिक से रिलेटेड था। इंडिकेशन जो है हम उनकी बात करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।